आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस स्टडीज़ क्लास का, वो रहेगा रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में आज का टॉपिक जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल सोर्सेस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मीनिंग हमने समझा था, और वहाँ पे आपको बताया गया था कि इट इज़ एन इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर? ये एक तरीके का इनविटेशन होता है। इट इज़ एन process by which one organization stimulate people to apply for the job। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अट्रैक्ट करती है कि दे कैन कम फॉरवर्ड एंड अप्लाई फॉर द जॉब। क्लियर? तो इनवाइटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई फॉर द पोस्ट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एज अ मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसके तहत हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था कि दो सोर्सेज होते हैं। एक इंटरनल, जिसको हम आंतरिक बोलते हैं, जब हम बाहर लोगों के पास नहीं जाते हैं उन खाली पोस्ट को भरने के लिए, बल्कि हम अंदर से ही अपने लोगों से ही उन पोस्ट को भरते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र के द्वारा हो, चाहे वो प्रमोशन के द्वारा हो। लेकिन आपको पता है, अगर कोई पोस्ट ट्रांसफ़र के द्वारा भी भरी जाएगी तो जहाँ से व्यक्ति ट्रांसफ़र होगा वो पोस्ट वहाँ खाली हो जाएगी, और जब प्रमोशन की बात होगी तो जो पोस्ट से वो प्रमोट होगा तो वो पिछली वाली पोस्ट खाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फुल फ्लेज्ड इनरोलमेंट प्रोसेस नहीं है। ये पूरे तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको भरने के लिए संभव नहीं है। और इसके अलावा भी कई बार जो हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहते हैं वो हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें एक वाइडर चॉइस चाहिए होती है, और वाइडर चॉइस के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाना ही पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, you can go through the lines also. An enterprise has to tap external sources for various positions because all the vacancies cannot be filled through internal recruitment. The existing staff may be insufficient, or they may not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled. External recruitment provides wide choice and bring new blood in the organization. Clear? So this is why we have to go for the external source. So following are the list of all the external sources of recruitment, जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर्स है, एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट्स है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेब पब्लिशिंग। तो दीज आर द फ्यू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो शायद आपको पता हैं या आपने सुने भी हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी भी है। कुछ का नाम सुना है लेकिन शायद उसका मतलब नहीं पता है, लेकिन आप उनके बारे में जानते हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो वी विल कम टू द फर्स्ट सोर्स, दैट इज एन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर? और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सीधी भर्ती है ना, जिसमें ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं है, एक लेंथी प्रोसेस नहीं है। क्लियर? जहाँ पे एक शॉर्टकट है और उस शॉर्टकट के तहत हम अपनी वैकेंट पोजीशन को फिल्ड कर रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये कैजुअल वैकेंसीज के लिए होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट हो सकती हैं जिनकी हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, जो कि सीजनल हो सकती हैं। क्लियर? किसी पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर में उन पर्टिकुलर पोस्ट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है।
और ये जितने भी पोस्ट हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरते हैं, दे आर जनरली अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स, क्लियर। और ये ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें वी जनरली पे डेली वेजेस, क्लियर। और ये जो रिक्रूटमेंट का सोर्स है ये सबसे इनएक्सपेंसिव है। इसमें हम बस एक ही काम करते हैं, हम एक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा देते हैं और उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और किस काम के लिए ज़रूरत है। उस नोटिस बोर्ड को देख के जो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, हम उसको उसके अनुभव के अनुसार उसका सिलेक्शन करते हैं ऑन द स्पॉट, और अकॉर्डिंगली वी असाइन हिम द वर्क स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, एंड वी विल पुट अप दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑन डेली वेज बेसिस, क्लियर। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो जनरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रहते हैं, वहाँ पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहता है। उसका मतलब और यहाँ पे जो मतलब है वो अलग है, क्लियर। यहाँ पे हम एक बिजनेस कंसर्न्स के सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है सीधी भर्ती, मीन्स एक नोटिस का प्लेस किया जाना नोटिस बोर्ड में, और उस नोटिस बोर्ड के तहत जिन भी व्यक्तियों को हम चुनते हैं उनको हम तुरंत काम पे रख लेते हैं, और काम पे रखने के बाद उनको हम डेली वेज देते हैं। और डेली वेज के बाद जनरली ये जो वैकेंसीज हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए फिल्ड होती हैं, और ये शॉर्ट पीरियड सीजनल भी हो सकता है और किसी स्पेसिफिक मंथ के रिक्वायरमेंट के आधार पर भी हो सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज द कैजुअल कॉलर्स, ठीक। अब अगर आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें तो हर साल बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन में ही हम एक पैनल फॉर्म करते हैं जिसमें हम कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसके थ्रू लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो जो पोस्ट हमारी खाली होती है उस पर हम अपॉइंटमेंट करते हैं, जो नंबर 1 पे रहता है उसको अपॉइंट करते हैं, क्लियर। तो अगर नंबर 1 किसी कारणवश छोड़ के जाता है तो लेटर ऑन हमारे पास वो डाटा बैंक अवेलेबल रहता है, हम उससे नंबर 2 वाले को कॉल करेंगे। वो अनअवेलेबल रहेगा तो नंबर 3 वाले को कॉल करेंगे। तो लाइकवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके से एक लिस्ट रहती है जिन लोगों ने पहले काम कर चुका है, जैसे कि हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखा जिसमें हम कैजुअल लेबरर्स को रखते हैं, तो वो कैजुअल लेबरर्स का हमारा एक डाटा बैंक तैयार हो जाता है। तो जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस डाटा बैंक से जो हमें परफेक्टली शूट किए थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के अनुसार, हम उनको बुला लेते हैं और उनको काम पे रख देते हैं। तो दिस इज़ अ सेकेंड मेथड, दैट इज़ अ कैजुअल कॉलर्स। Many reputed business organization keeps a database of unsolicited applicants in their office. A list of such job seekers can be prepared and can be screened to fill the vacancy as they arise. Next is very much known to you, the source of recruitment is advertisement, clear। अब ये एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, आपके पास बहुत सी मैगजीन्स आती हैं, ट्रेड जर्नल्स आते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स आते हैं, जैसे कि कंपटीशन, सक्सेस रिव्यू, क्रॉनिकल्स, क्रोनोलॉजिकल्स। इस तरीके के जो प्रोफेशनल जर्नल्स या एकेडमिक जर्नल्स या कोई भी ट्रेड जर्नल्स आते हैं, उनमें भी कई बार जॉब्स, किसी बिजनेस हाउस में कोई जॉब्स अगर वैकेंट हो तो उनकी जानकारी मेंशन होती है। एक कैंडिडेट उस एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस से उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी इन अ न्यूज़पेपर, कैन बी इन अ ट्रेड जर्नल और कैन बी इन अ प्रोफेशनल जर्नल्स, क्लियर। सो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मीन्स हम कौन कौन से माध्यमों से लोगों को
जॉब में अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज एन रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज बीन एन invitation to offer. So how we can invite people to apply for the job? So advertisement is also one of the mechanism. Direct recruitment means the notice in the notice board. Casual callers means we are making the call, and advertisement means we are giving an advertisement. So these are the ways through which we are calling the people to apply for the job, and that is what is an recruitment. So that is the third way, source of recruitment. सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यही समझ लीजिए कि हम कौन कौन से माध्यमों से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स. क्लियर. नेक्स्ट इज एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ये एक गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं और गवर्नमेंट की हर स्टेट की गवर्नमेंट हर सब डिवीज़न में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हम इसको रोजगार कार्यालय भी कहते हैं. इसका नाम स्टेट्स टू स्टेट वेरी करता है. हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही कहा जाता है, रोजगार कार्यालय ही कहा जाता है. राजस्थान में अलग नाम से इसको पुकारा जा रहा हो सकता है, किसी और राज्य में किसी और नाम से हो, लेकिन ये एक सरकारी महकमा है और एक सरकारी महकमे के तहत यहाँ पे लोगों का पंजीकरण किया जाता है, लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है. क्लियर. लेकिन रजिस्ट्रेशन से ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब इज़ बीन कन्फर्म. एक समय ऐसा भी था जब हमारे पेरेंट्स थे, तो उस समय इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट और कोई मैकेनिज्म एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत या ईमेल या फिर एम्प्लॉयमेंट वर्टिकन से वेबसाइट्स आर नॉट देयर. उस समय ऐसी कुछ नहीं होती थी. हाईटेक इंटरनेट वाज नॉट देयर. क्लियर. सो मैगजीन्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, ट्रेड जर्नल इज नॉट बीन देयर. तो उस समय केवल एक और एक माध्यम रहता था. हमारे पेरेंट्स जाते थे, जो भी हमारे सब डिवीज़न जो तहसील है, उस तहसील में जो रोजगार का कार्यालय रहता था, वहाँ अपनी डिग्री लेके अपना नाम पंजीकृत करवाते थे. वहाँ आपको अपना नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, फोटोकॉपी. आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के तहत कोई जॉब आती है, तो जो कैंडिडेट उस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को मैच करते हैं, उनको एक कॉल आता है फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कॉल लेटर आता है. एंड लाइकवाइज जिसको भी वो कॉल लेटर आता है उसको अकॉर्डिंगली या तो इंटरव्यू के लिए ही इज बीन कॉल्ड, और लाइकवाइज ही कैन बी कॉल्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिटन टेस्ट. क्लियर. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे थ्रू विच people can be invited to apply for the job, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं, रोजगार कार्यालय कहते हैं, जो कि प्रत्येक तहसील में, हर जिले की प्रत्येक तहसील में रोजगार कार्यालय रहता है. ये अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से हो सकता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हो सकता है. तो आप इसका ज़रूर पता करें कि राजस्थान में किस नाम से रोजगार कार्यालय को हम बोलते हैं, और वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन 12th के बाद ज़रूर कराएं. 12th के बाद कराएंगे तो आपको 12th के बेसिस पे जॉब्स के लिए इनवाइट किया जाएगा, और ग्रेजुएशन के बेसिस पे करेंगे तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे होगा. जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके बेसिस पे आपको जॉब के लिए इनविटेशन दिया जाता है. नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज. ये इमर्जिंग प्रोफेशन है आज के समय में. आप बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे शहरों में जाइए, जहाँ पे आपको कंसल्टेंट, जॉब कंसल्टेंट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज के नाम से बहुत सी ऑफिसेज मिलेंगे जो कि लाइसेंस्ड होते हैं, और उनका काम ही ये होता है, वो आपका डाटा बैंक ले लेते हैं, आपका बायोडाटा ले लेते हैं, और उसी बायोडाटा को वो अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं, और दे हैव अ लाइसेंस विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज, public companies, and likewise when they come across some job which is been matching to their
matching to your qualification, you will be called to go for the interview or to apply for the vacant job in that organization. So placement agencies and management consultants are the emerging external source of recruitment, and they charges some fees for it. भाई आपकी registration के लिए fees होती है, and once you got the selection, and likewise they will again further have some sort of fees to be charged from you. Clear? So placement agency also provides a nationwide service in matching personnel demand and supply. These agencies compile the biodata of a large number of candidates and recommend suitable names to their clients. Such agency charges fees for their service, and they are useful where extensive screening is required. आपकी placement agencies and management consultants, they work in the almost in the same manner. Few of them may be working in the name of as a management consultant, or few of them may be working in the name of an placement agencies, but both are playing the same role. They keep your biodata in their records, and as and when they got the jobs matching to your qualification and experience, they will ask you to go for the interviews or go for the written exams. Clear? So management consultants firms also helps the organization to recruit technical, professional and managerial persons. They specialized in middle level and top level executive placements. The only difference is that they specifically dealing in middle level and top level, whereas in placement agencies you can find a job for both categories like skilled and unskilled type of jobs. But in management consultant, they specifically deal with middle level and top level executive placements. They maintain data bank of person with different qualifications and skills, and even advertise the jobs on behalf of their clients to recruit right type of personnel. Clear? इनका काम केवल आपका डाटा बैंक लेना ही नहीं होता है, आपको इनविटेशन टू ऑफर ही देना नहीं होता है, कि वो हैं जो कई बार कंपनी के बिहाफ पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव को भी कन्वीन करते हैं, एक रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और एक रिक्रूटमेंट ड्राइव को अंडरटेक भी करते हैं. दे आल्सो अंडरटेक द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ one or another companies also. For all these things, they charges fees. Clear? So this is the management consultant. Next one is the campus recruitment. You are very much aware of this thing. You are now as a student studying in class 12. In the coming years, you have to be into the reputed colleges or into the institutions, and you will find that while you select any college or institution, you have to look into their campus placements. किनकी कैंपस प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, जो जितना रिप्यूटेड है देखिएगा उसकी उतनी ही अच्छी कैंपस प्लेसमेंट्स होती है. कैंपस प्लेसमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में खुद आएंगी, आपको इंटरव्यू करेंगी और आपको जॉब ऑफर करेंगी ड्यूरिंग द course of your studies also. They will specify you ki as and when you will qualify your last year of your qualification, you will be you will be offer an a job in our organization. Means जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी आपको वो जॉब ऑफर दे देते हैं इस कंडीशन पे कि जैसे ही आपके यहाँ से एग्जाम खत्म होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, after the declaration of result, you have to join our company at this particular post. So you just look at the reputed colleges of an commerce in Delhi. Shri Ram College of Commerce है, करोड़ीमल कॉलेज है, जहाँ पे लाखों के हिसाब से प्लेसमेंट्स जाती हैं. बच्चों को थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर से पहले ही इंटरव्यू कर लिया जाता है, उनको जॉब ऑफर कर दी जाती है, और जैसे उनका फाइनल ईयर का टेस्ट हो जाता है, दे विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रॉट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन और इनटू द कंपनी विद वेरी हैंडसम सैलरी एंड पैकेज. क्लियर? 28 लाख, 50 लाख और करोड़ तक का भी पैकेज कंपनीज देती हैं.
by doing the campus recruitments. Clear? So I must suggest you कि you should put more of your efforts for your studies. Getting good percentage at 12th level means getting in very good college. Clear? And very good college means getting in very good campus placements. So focus on your studies and your scores. Now next is the recommendation of employees. प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत सा चलता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं, अपने जान पहचान वाले लोगों को वो रिकमेंड करते हैं, और ऐसी अगर रिकमेंडेशन से किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो दैट इज आल्सो अ वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. क्लियर? अभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिकमेंडेशंस नहीं चलती हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में इट वर्क्स. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो पोस्ट खाली हैं, 4 खाली हैं, 10 खाली हैं, यू विल कन्वे द मैसेज टू योर एम्प्लॉयज़ कि भैया इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके पहचान में कोई है तो ब्रिंग इट टू अस, वी विल इंटरव्यू देम एंड इफ फाउंड सुटेबल वी विल गिव देम द जॉब ऑफर. क्लियर? तो likewise if few people comes as a part of such communication, that is what we known as recommendation of employees, जो लोग recommend करते हैं. Clear? तो इसको हम recommendations कहते हैं. Applicants introduced by present employees or their friends or relative may prove to be a good source of recruitment. Such applicants are likely to be a good employees because their background is sufficiently known. Next is then labor contractor. Labor contractor, you are very aware of कि they are being known of lot many peoples who work under them. एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने काम किया होता है. एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर का हो सकता है फॉर टाइम बीइंग 100 वर्कर्स हैं, जिनमें से अभी वो 50 को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 60 को इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 is now not been in use. तो sometime if one or another company asks for few workers from the labor contractor, he will also provided that requirement to that organization. So that is also one of the source of recruitment. He may help the company to give invitation to the required personnel into the organization. So labor contractor, जिनको हम ठेकेदार कहते हैं, उनके पास एक लेबर का बहुत बड़ा डाटा बैंक रहता है, उनके अंडर बहुत से लेबरर्स रहते हैं. तो कभी कभार हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके संपर्क के तहत लोगों को अपनी कंपनी में कैजुअल या अनस्किल्ड वर्क के लिए रखें, फॉर परमानेंट और फॉर टाइम बीइंग. तो दैट इज आल्सो वन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट इज द एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन्स. आप देखेंगे बहुत से चैनल आते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं, और कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे गेट देयर जॉब्स एडवर्टाइज थ्रू द टेलीविजन्स आल्सो. तो टेलीविज़न में समटाइम एट अ स्पेसिफिक टाइम सच एज अगर हम डीडी नेशनल देखें तो डीडी नेशनल में ज़रूर एक समय होता है जहाँ पे हम समाचार के बाद रोजगार समाचार भी देखते हैं, रेडियोस में भी रोजगार समाचार आते हैं. तो इस तरीके से, और ये नहीं तो केबल नेटवर्क में तो हर चैनल के नीचे एक स्क्रीन चली रहती है. जिन जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट सब्सक्राइब करवाई होती है, उसके लिए पैसे दिए होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट नीचे स्क्रॉल हो रही होती है. तो कंपनीज अपने ज़रूरत के अनुसार ज़रूरत को टेलीविज़न में एडवर्टाइज करके भी थ्रू द केबल ऑपरेटर्स, केबल ब्रॉडकास्टर्स और वीडियोकॉन लाइक एयरटेल, जितने भी डीटीएच ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको भी दे सकती है एडवर्टाइजमेंट का काम, और दैट यू कैन सी इन योर टेलीविजन्स आल्सो. That is also one of way through which people are invited to apply for the job. Advertisement is just an invitation to the people to apply for the job. And last one is the web publishing. और वेब पब्लिशिंग तो आप सबको पता है, सब बहुत ही इंटरनेट सेवी हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं. ठीक है, सबको मोबाइल बहुत अच्छे से आते हैं, सोशल नेटवर्किंग आप सबका बहुत अच्छा है, एंड यू आर वेल वर्स्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स अवेलेबल.
लाइक naukri.com है, jobstreet.com है, governmentnaukri.com है। तो इस तरीके से बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंपनीज चाहें तो अपनी जॉब्स को नोटिफाई करवा सकती हैं। और आप इन जितने भी वेब पब्लिशिंग जॉब्स रिलेटेड साइट्स हैं उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। और इफ़ यू सब्सक्राइब इट, you are automatically getting a notification regarding the vacant post in one or another organization. So this has also been one of the way through which the advertisement or invitation for job can be made. So these are the all external sources of recruitment. Learns on its tips, सभी को टिप्स पे लर्न करिए। और दूसरा है, किसी को भी आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है एग्जाम में, तो सबका मीनिंग शुड बी क्लियर टू यू। स्पेसिफिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेब पब्लिशिंग, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं यू मस्ट बी नोइंग या यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ राइटिंग देयर मीनिंग्स। नाउ द मेरिट्स of external source. The first merit is a qualified person. When you make external source of recruitment, you will get to have the opportunity of making selection out of many. जब आप external source prefer करते हैं तो बहुत से लोग आपको आपकी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो बहुत से लोगों में you can have the possibility of making best choice. Clear? So you will get the qualified person. That's the first merit. You get the wider choice in the same sense. When you advertise some post, the large number of people apply for it, so you will get a wider choice to make the best choice among them. The fresh talent will come. Clear? The fresher will be coming through the external source of recruitment, and the fresh talent is always the creative, and it's a new blood, and it's an energetic one. So it will be very helpful to the organization to get the best talent. Clear? So one organization get the fresh talent and the best talent out of the external source of recruitment. Competitive spirit will be there. When the competition is large, automatically the spirit of competition will also be a large. So external source of recruitment, you always have a to make a selection among many, so it will automatically add to the competitive spirit among the people who are applying for the job. ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो उनको पता होगा ज़्यादा लोगों ने आना है, तो वो ज़्यादा तैयारी से आएंगे, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है। एंड ये सबसे बड़ी चीज़ है विच गिव्स यू टू बी द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ दैट सिलेक्शन। नाउ इज द डीमेरिट्स, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। कई बार जब एक्सटर्नल सोर्स यू प्रेफर टुवर्ड्स द वैकेंट पोजीशन, तो मे योर एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी हैप्पी, so that will be the one drawback of an external source of recruitment. It's a lengthy process. You have to go through the advertisement, then you have to go through the scrutinizing of the forms of the individuals, then you have to go through the written test, then the evaluation, and then finally the interview, the medical and the physical. So it's a very lengthy process that add to the cost as well. So that's one of the drawback, and as I've just said, it's the costlier one. So being having a so lengthy process divided into various processes, steps, expertise people are to be involved, time is to be involved, advertisement cost is to be incurred, so it is adding to the cost of your selection. So that is also be one of the limitation of external source of recruitment. This is all about the external source of recruitment, the sources, the merits and the demerits. So this is all for today's class. Thank you very much.